हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर जो कि इंटरनेट मॉडल पेपर है। सिर्फ इसमें OMR शीट क्लास 10th का 2021 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें हम मैथ का सॉल्व करेंगे। तो इसमें 5 सेट दिए गए हैं, तो एक सेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 1 मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम इसे आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यह सेट 2021 का है जो कि परीक्षा में संपूर्ण संभावना आने की है। तो इसको हम सभी प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। तो हमें इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और अगला सेट में 100 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो इसी में सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 92/115 का सरलतम रूप लिखे। सरलतम का रूप होता है सबसे छोटा। तो 92/115 को हम काटेंगे और इसको हल करेंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। चलिए हम आगे इसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न हमारा है 92/115। तो इसे हमें सरलता रूप में हल करना है। तो सरलतम का रूप होता है, इसको काट को छोटा कर दीजिए। तो चलिए इसे हम काट देते हैं। तो 23 पहाड़ा से, यानी ऐसा संख्या होना चाहिए कि दोनों पहाड़ा को एक काट दे। तो हम 23 से काटेंगे। तो 23 चौको 92। तो ये भी 23 से काटना होगा। तो इसको भी 23 पचे 15 से। तो हमारा आंसर आ गया 4/5, जो कि हमारा बी में आंसर है 4/5। तो इसे सरलता रूप में काटना है, जो दोनों संख्याओं को काट दो। तो इसको हम 23 से लगाएंगे। तो 23 चौको 92 और इसको भी 23 से काटना है। तो 23 पचे 15 से। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिक से अधिक परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए हम दो कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि दो कोई परिमेय संख्या है और एक 3 परिमेय संख्या है। तो बोला गया कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा। तो हम बोलेंगे कि अनगिनत परिमेय संख्या होगा। यानी 2 और 3 के बीच में जैसे 2.1, 2.12, 2.1, 2, 3, 2.123, 4, यानी ऐसी डॉट 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 डॉट, यानी अनगिनत परिमेय संख्याओं हो सकते हैं। जैसे भी लगा सकते हैं 2.001, 2.0012, यानी अनगिनत 2 और 3 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए बोला गया कि दो परिमेय के बीच कितनी अधिक से अधिक परिमेय संख्या हो सकती है। तो बोलेंगे कि अनंत। तो हमारा डी आंसर सही होगा। तो लिखेंगे अनंत। तो आगे प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम जानते हैं कि हरों का गुणनफल करेंगे तो उसमें 2 और 5 यदि गुणनखंड हो तो वह 7 शांत दशमलव होगा। तो हम 88 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है 7/88। तो हम हर का गुणनखंड करेंगे, इसको बोलेंगे अंश और नीचों को बोलेंगे हर। तो हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 88 में लगाएंगे 2 से 44 दूनी 88, 2 से लगाएंगे तो 22 दूनी 44, आगे लगाएंगे 2 से तो 11 दूनी 22। यदि हम हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तब वह दशमलव शांत होगा। तो इसमें 2 के अलावा 11 आ गया, इसलिए यह अशांत है। अशांत है। तो हमें शांत बोला गया है।
तो इसमें भी लगाएंगे तो ये भी अशांत होगा। 1600 को लगाएंगे तो शांत हो। जैसे 210 को हम देख लेते हैं कि शांत है कि अशांत, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि अंतिम में 0 है। जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तब हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, नहीं लगेगा तो 0 और 2 पचे 10। आगे 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे, तो 3 3 के 9, 1 बचेगा तो हासिल देगा, तो 15, 3 पचे 15। आगे लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कि 5 और 3 यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो अभी 3 से विभाजित होगा। तो 5 तो 3 8, तो 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से लगाएंगे, तो 5 सत्ते 35। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आया है, इसलिए यह भी अशांत दशमलव होगा। तो आगे हमें दिया गया है 1600, तो इसको हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तो वह शांत दशमलव होगा। तो 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे तो 100, 2 से लगाएंगे 50 दूनी के 100, 2 से लगाएंगे 25 दूनी 50, आगे लगाएंगे 5 से तो 50 25। तो इसमें देखिए सिर्फ 2 ही और 5 आया है, तो जिसमें 2 और 5 आए वह शांत दशमलव होगा। तो यह शांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 15/1600। तो लिखेंगे 15/1600 शांत दशमलव होगा। तो हमारा सी सही आंसर होगा। तो आगे हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया कि बहुपद dy के स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए शून्यांकों का गुणनफल हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जिसमें स्क्वायर हो उसको बोलते हैं a बराबर, जिसमें स्क्वायर नहीं हो उसी को बोलते हैं b, और जिसमें सिर्फ अंक हो उसी को बोलते हैं c। तो हम पहले लिखेंगे कि a बराबर d और b बराबर हमें दिया गया है b, और c बराबर हमें दिया गया है a। तो लिखेंगे a। तो अब हमें बोला गया कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होगा c/a। तो c के हमें मान दिया गया है a, तो लिखेंगे a/a का मान हमें दिया गया है d, तो होगा a/d हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, a/d। तो आगे हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 हम बोला गया है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक कितना होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 हम हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 है। तो √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 2, तो 9 के वर्गमूल होगा 3 और √2 बचेगा, तो √2 इसका गुणांक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, √18 का गुणांक है। तो ऑप्शन नंबर बी √2 सही होगा। आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है,
2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट यानी 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। तो हमें बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसमें 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें बोला गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो हमें बोला गया है कि आर बड़ा हो बी छोटा हो कि आर छोटा हो और 0 बड़ा हो, और सी में बोला गया है कि आर छोटा हो और बी बड़ी हो। तो चलिए हम ए को बोलते हैं भाज्य और बी को बोलते हैं भाजक और क्यू को बोलेंगे भागफल और आर को बोलते हैं शेषफल। तो ए कोई भाज्य संख्या है जिसमें भाजक बी और भागफल क्यू और शेष हमारा आर है। तो इसको बोलेंगे भाज्य और इसको बोलेंगे भाजक और क्यू को बोलेंगे भागफल और आर को बोलेंगे शेषफल। तो हमें ऑप्शन में बोला गया है कि आर बड़ी हो सकता है भाजक से, तो यहाँ भाजक है यहाँ पर आर। तो हमें बोला गया है प्रश्न नंबर 1 में कि आर बड़ी हो सकता है भाजक से, तो हम बोलेंगे कि नहीं, आर का मान कभी बड़ी नहीं हो सकता है भाजक से। यदि आर बड़ा होगा तो एक मर्तबे फिर दोबारा लग सकता है। जैसे हम एक भाग लेते हैं, जैसे कोई संख्या 5 से हम भाग दे रहे हैं कोई संख्या 12 में, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 मर्तबे 5 दूनी के 10, तो शेषफल 2 आ रहा है। जबकि भाजक से शेषफल बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यदि बड़ा होगा तो एक मर्तबे और भाग लगेगा, तो शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि आर कभी यानी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि आर छोटा होता है 0 से, तो आर का मान छोटा कभी नहीं होगा, यानी 0 से छोटा के मतलब माइनस में, यानी माइनस में कभी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। और सी बोल रहा है कि शेष जो है भाजक से छोटा है, तो यह सही है, क्योंकि आर का मान भाजक से छोटा होता है। जैसे हम 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल छोटा होगा भाजक से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, आर छोटा होता है और बी बड़ा होगा। आर छोटा और बी बड़ा, यानी बी होता है भाजक, तो बी बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 8 लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जो भी रूट में संख्या रहती है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी √7 अपरिमेय संख्या है, और √8 भी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों सही होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। 6 √5 बटे √5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा 6, जो कि यह परिमेय संख्या है। इसको कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम लेते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यांक होंगे। दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों बराबर होंगे, या डी में बोला गया है कि एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होंगे। तो चलिए द्विघात बहुपद का हम शून्यांक निकालते हैं। तो चलिए हम इसे 9 प्रश्न को हल करते हैं। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में हम गुना करेंगे। तो 35 में 1 से यहाँ कुछ के नहीं मतलब 1 है,
तो 1 और 35 में गुना करेंगे तो 35, तो 35 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 पचे 35, तो हम देखेंगे यानी 35 गुने 1। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जो जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर हमें 12 प्राप्त हो। तो देखिए 7 में 5 हम जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो इसमें हम x लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए आगे हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। तो आगे हम हल करेंगे। इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कौन सी संख्या होती है? जो दोनों में संख्या शामिल हो। तो इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें हम x कॉमन लेंगे। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक x कॉमन हम लिए हैं तो एक x बचेगा, प्लस x कॉमन लिए हैं तो 7 हमें बचेगा, प्लस 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है तो 5 हम कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, और प्लस 5 से भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, तो 7 बचेगा और कुछ नहीं के बराबर हम 0 लिखेंगे। तो आगे हम हल करेंगे। x प्लस 5 बाहर वाली संख्या लेंगे, एक कोष्ठ वाली संख्या, यानी जब दोनों कोष्ठ बराबर हो तो एक कोष्ठ कौन लेंगे, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो आगे हम हल करेंगे। x बराबर प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो -5 होगा, या x बराबर प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो -7 होगा। तो हम देखेंगे कि दोनों ऋणात्मक है तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो दोनों ऋणात्मक संख्या है। यहाँ दोनों ऋण संख्या आया है तो लिखेंगे कि दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो हम लिख चुके हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे। तो आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10। तो बोला गया हमें कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि √121, √196 और √27 और √189 अपरिमेय संख्या का मतलब है तो वह संख्या रूट में ही रहती है। तो पहला ऑप्शन बोला गया है कि 121, तो 121 का वर्गमूल होता है 11 जो कि परिमेय संख्या है, और 196 का वर्गमूल होता है 14 जो कि परिमेय संख्या है, और √27 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। और 279 का वर्गमूल होता है 17, तो 279 का वर्गमूल 17। तो बोला गया कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो √27 अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 11 में है। प्रश्न नंबर ये 10 है, तो आगे प्रश्न नंबर 11 में हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यांक होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 को हम हल करेंगे। 5y² - 25 कुछ नहीं के बटे में हम बराबर में 0 लिखेंगे। तो इसमें देखिए 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो इसमें y² बचेगा, और -5 है 25 तो 5 बराबर 0। आगे हम हल करेंगे। y² - 5 बराबर 0, ये गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग, और भाग होगा बटे के नीचे। y² - 5 बराबर 0 में 5 से भाग लगाएंगे तो 0 मरतबे कटेगा। y² बराबर माइनस वाली संख्या बराबर के इस पर में आएगा तो प्लस में होगा। y बराबर इधर स्क्वायर तो स्क्वायर इधर चलाएगा रूट, y बराबर जब किसी का मान x या y चाहे z का मान निकलो तो उसको प्लस और माइनस दोनों निकलेगा, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी 2 शून्यांक होता है। तो लिखेंगे एक बार प्लस और एक रूट माइनस, तो 2 शून्यांक होंगे। तो चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, √5 और -√5, जो हमारा आंसर है √5 और -√5।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में हमें बोला गया है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 को हम द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला लिख चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो आगे हल करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हमें दिया गया है 3 और गुणनफल दिया गया है -40। तो शून्यांकों का योग लिखेंगे 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल हमें दिया गया है -40। तो लिखेंगे -40। आगे हम हल करेंगे, x² माइनस में 3 से गुना होगा तो -3 और x प्लस माइनस में गुना होगा तो -40। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देखते हैं, x² माइनस 3x माइनस 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ये सही है, x² माइनस 3x माइनस 40। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, x² माइनस 3x माइनस 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 13 सॉल्व करेंगे। तो आगे प्रश्न नंबर 13 हम हल करेंगे, युग्म समीकरण x + 2y बराबर 4 तथा 2x + 4y बराबर 8 का हल है। एक हल होगा या दो हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनगिनत हल होंगे। तो चलिए इसे हम पहले लिखेंगे। हमें दिया गया है x + 2y बराबर 4 और एक समीकरण दिया गया है 2x + 4y बराबर 8। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिया गया है। तो इसको मानेंगे a1 बराबर यानी कुछ नहीं का मतलब 1 से गुना है तो 1 और b1 बराबर 2 और c1 बराबर 4 और इसमें a2 मानेंगे तो a2 बराबर 2 और b2 बराबर 4 और c2 बराबर 8। तो हम आगे एक फार्मूला लिखेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो इस पे हम मान बैठाएंगे। तो a1 का मान हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1 बटे a2 का मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2। b1 का मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 बटे b2 4 दिया गया है। c1 का मान हमें 4 दिया गया है और c2 का मान c2 लिखेंगे, यहाँ b2 लिखेंगे तो c2 का मान हमें दिया गया है 8, तो लिखेंगे 8। तो चलिए इसे हम आगे हल करेंगे, 1 बटे 2 2 दूनी 4 तो 1 बटे 2 4 दूनी 8 तो 1 बटे 2 यानी सभी का मान बराबर है। लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 यानी सभी का मान बराबर होगा। तो चलिए हम इसे आगे देख लेते हैं कि कितने हल होंगे। देखिए हम पहले से बना कर रख चुके हैं कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 तो इसको केवल एक हल होगा। और यदि सभी का मान बराबर हो, जैसे a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, तो इसके अनंत हल होंगे। तो हमारा यही ऑप्शन है। यदि बराबर होता a1 बटे a2 और बराबर होता b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो सभी का मान बराबर है तो इसके अनंत हल होंगे। तो चलिए हम लिखेंगे इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत
हल होंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम इसके अनंत हल होंगे, ऑप्शन नंबर चुनते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी अनगिनत हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 14 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 14 हल करेंगे। तो 14 में प्रश्न दिया गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। एक शून्यांक दूसरे के व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो चलिए हम सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। चलिए ए बराबर हम मानेंगे, यहाँ कुछ के नहीं मतलब एक से गुना है तो एक, और बी बराबर हो जाएगा ए, और सी बराबर होगा माइनस बी। तो हम मानेंगे कि एक शून्यांक, कोई शून्यांक मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्यांक एक बटे अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम मान चुके हैं कि माना कि एक शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक एक बटे अल्फा। क्यों हम एक बटे अल्फा माने, क्योंकि व्युत्क्रम बोला गया है कि एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा यानी एक बटे अल्फा। तो चलिए हम आगे हल करेंगे। अल्फा इंटू बीटा हम मानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे या यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो एक शून्यांक हम माने हैं अल्फा तो लिखेंगे अल्फा, और दूसरा शून्यांक यानी बीटा यानी दूसरा शून्यांक हम माने हैं एक बटे अल्फा तो लिखेंगे एक बटे अल्फा बराबर सी का मान हमें दिया गया है माइनस बी तो लिखेंगे माइनस बी बटे ए, तो ए के मान हमें दिया गया है एक तो लिखेंगे एक। आगे इसे हम हल करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा क्योंकि गुना वाली संख्या है, तो ऊपर में बचेगा एक बराबर माइनस बी। तो यहाँ कुछ के नहीं बटे में एक है तो एक लिखेंगे, और यहाँ भी कुछ नहीं के बटे में एक लिखेंगे, तो तीसरा तीसरी हम गुना लगाएंगे। तो माइनस बी बराबर एक में गुना करेंगे एक से तो एक होगा, तो बी माइनस है इसमें लगाएगा माइनस, तो माइनस एक होगा, तो बी बराबर माइनस एक। तो चलिए बी बराबर हम ऑप्शन देख लेते हैं। बी का मान होगा एक या एक, यहाँ एक नहीं होगा माइनस एक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर सुधारना होगा माइनस एक, क्योंकि इसमें भी एक और इसमें भी एक नहीं होगा, इसमें माइनस एक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा माइनस एक, यहाँ पर बी बराबर माइनस एक सही होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 हमें बोला गया है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण यानी चलिए एगो अर्धवृत्त हम बना लेते हैं। ये अर्धवृत्त है यानी अर्धवृत्त का कोण यानी कहूँ कोण बनाइए एगो। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बोला गया कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है 90 डिग्री। तो आगे हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 16 से हल करेंगे, तो पार्ट नंबर 2 में वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।